नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। बहस के भटके हुए विषय और नेताओं के भटकाने वाले बयानों के बीच आज एक बार फिर हम खबरों का डीएनए टेस्ट करने को तैयार हैं। देश में बहस हो रही है कि राहुल गांधी के लौटने के बाद क्या बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। अजीब हालात है। सवाल उस किसान को लेकर नहीं पूछा जा रहा जिसकी उम्मीद राहुल गांधी के मिलने के बाद बढ़ रही है। आज ही पढ़ रहा था कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के किसानों से मुलाकात की और कहा कि ज्यादा मदद करने की स्थिति में मैं नहीं हूं। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी कितने बदल गए, सवाल ये है कि अगर राहुल मदद करने की स्थिति में होते भी तो क्या हो जाता। क्या राहुल गांधी ने किसानों की समस्या को लेकर समाधान करने का कोई नया मॉडल देश को दिया? उन्होंने बताया कि अलग क्या करना चाहिए। अगर नहीं दिया तो फिर उनमें और बीजेपी के नेताओं में अंतर कहां है? यह भी ठीक है कि राहुल गांधी मॉडल क्यों देंगे। बीजेपी कह रही है कि राहुल किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है, बीजेपी ही किसानों के मुद्दे का हल ढूंढ दे। इस पर मामला बयानबाजी से आगे बढ़ नहीं रहा है। सवाल यह भी है कि अगर आज कांग्रेस राजनीति कर रही है तो बीजेपी ने सरकार से बाहर रहने के दौरान क्या किया। रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्ट बताने वाली बीजेपी अभी तक उनको जेल में नहीं डाल सकी है। 11 महीने हो गए हैं, तो क्या ये राजनीति नहीं थी? और अगर ये राजनीति थी तो कांग्रेस वाली राजनीति बीजेपी वाली राजनीति से अलग कैसे करेंगे? क्या इस काम के लिए भी शिक्षकों को लगाया जाएगा जो अभी तक पढ़ाई छोड़कर मुर्गियों की संख्या गिनने में बिजी रहे हैं? देखिए, झारखंड के जो हालात हैं उसमें भी देखिए, झारखंड के जो हालात आए हैं वो बताते हैं कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, बाकी हर काम में शिक्षक व्यस्त हैं। इधर बिहार में नीतीश कुमार बदले बदले से लग रहे हैं। नेता बातों से पलट जाए तो आश्चर्य नहीं, पर फिलहाल जो हृदय परिवर्तन है उसकी कुछ तो वजह होगी ही। और जीने की वजह देखिए, लोग नेपाल में ढूंढ रहे हैं। सारी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। डीएनए की शुरुआत करेंगे बदलाव की खबर से। वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है और राजनीति भी इससे अलग नहीं है, पर राजनीति में इसके मायने बहुत अलग होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल बदले बदले नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जी हां, सरकार यानी नीतीश कुमार पूरी तरह से बदले बदले नजर आ रहे हैं। 2008 में कुसहा त्रासदी के बाद नीतीश कुमार राज्य के किसी भी घटना में नहीं जाते थे। प्रदेश में आंधी तूफान में दर्जनों लोग मारे गए, पर नीतीश नहीं गए। रेल दुर्घटना में दर्जनों लोगों की जान चली गई, पर नीतीश नहीं गए। नक्सली हमले में लोगों की जान भी गई, पर नीतीश वहां भी नहीं गए। लेकिन जब बिहार और नेपाल में भूकंप आया तो नीतीश कुमार दिल्ली से फौरन पटना लौट आए और लग गए राहत के काम में। इस काम को देखकर बीजेपी भी अब जेडीयू पर हमला करने की स्थिति में नहीं है। अब इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको कभी भी राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। राजनीति के परिणाम और कुपरिणाम दोनों का सामना करना पड़ेगा माननीय नीतीश कुमार जी को। यह प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें काम करके और इसका परिणाम चुनाव से जोड़ना ये कहीं से बेहतर नहीं है। नेपाल कहाँ था, कहाँ चला गया। और नीतीश कुमार जी जिस तरह एग्रेसिव होकर काम किया, सारे अफसर को लगा दिया, सारे प्रभारी मंत्री को लगा दिया, मतलब रात दिन एक करके उस मुकाम तक पहुंच गया कि फिर से नीतीश कुमार जी को लोग पूरे देश में चर्चा का विषय। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पटना में घूम घूम कर लोगों को सांत्वना दी और लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे, उसकी तारीफ देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कर चुके हैं। जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार इस त्रासदी से कमबैक कर रहे हैं। 2008 में कुसहा त्रासदी में नीतीश जी देश के बाहर नहीं, देश में ही थे, तो उन्होंने एक्टिविटी दिखाई थी, वो बहुत सक्रिय हो गए थे। और आजकल जो उनकी सक्रियता है वह उन दिनों की याद दिलाती है। लेकिन एनडीए 2010 के बाद से नीतीश जी की यह सक्रियता घट गई थी। कोई ऐसा प्राकृतिक विपत्ति भी नहीं बिहार पर आया था, लेकिन और भी बहुत सारी घटनाएं हुई जहां एक मुख्यमंत्री से हम अपेक्षा करते हैं कि उसकी भागीदारी होगी। खैर वो अलग बात है, लेकिन इस विपत्ति के दौर में नीतीश कुमार जी ने जिस ढंग से कार्य किया है वह सराहनीय है। और मुझको लगता है नीतीश कुमार जी की छवि एक बार फिर बिहार के मतदाताओं के बीच, बिहार की जनता के बीच सकारात्मक छवि बहुत गहरी बनी है। चुनावी साल है। जिस तरह नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए थे, एक बार फिर नीतीश कुमार अपने काम की बदौलत लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस काम की मजदूरी
जनता उन्हें दी। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। बदलाव के पीछे वजह क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा और इंतजार करना चाहेंगे। जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। हर मामले में राजनीति ढूंढनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे। बदलाव की उम्मीद लिए झारखंड भी बैठा है। निवेश हो तो बदलाव का रास्ता भी दिखे, पर सरकार को झटका लग रहा है। तिलैया में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट परियोजना से रिलायंस कंपनी ने हाथ खींच लिए हैं और अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू भी हो गया। पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे। झारखंड में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार की कमान संभाल रहे सीएम रघुवर दास सूबे में निवेश को लेकर काफी मशक्कत कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स समिट की सफलता से उत्साहित सीएम ने इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर में भी निवेश को लेकर इन्वेस्टर समिट रांची में कराने की घोषणा की और लाल फीताशाही की जगह निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाने का ऐलान भी किया। निश्चित रूप से अभी हम फूड प्रोसेसिंग पर कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्री पे करेंगे, फिर आईटी पर इसी तरह का मीट करेंगे ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था जो 3 खंबे हैं, उन तीनों खंबे को हम मजबूत करें। इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, लाल फीताशाही है। मैंने एक स्पष्ट मीटिंग में कहा कि अब इस राज्य में लाल फीताशाही के जगह अब लाल कालीन निवेशक के लिए बिछेंगे। लेकिन इस ऐलान के महज 6 दिन के भीतर रिलायंस ने तिलैया में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींचकर सरकार को बड़ा झटका दे दिया। रिलायंस ने दलील में जमीन अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस को मुद्दा बनाया, जिस पर पलटवार करते हुए सूबे के मुख्य सचिव ने रिलायंस कंपनी की मंशा पर सवाल खड़े किए। डिप्टी कमिश्नर हजारीबाग ने उनको लिखित रूप से सूचना दी थी कि आप 15 अप्रैल को दी थी सूचना कि भाई आप दाखिल करें इसमें रिक्विजिशन, और उनके जो एक सीनियर ऑफिसर हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो डिप्टी कमिश्नर हजारीबाग से पिछले सप्ताह मिले थे और उन्होंने कहा था कि हम 5 मई तक अपनी रिक्विजिशन दाखिल करें। तो ये इसलिए बड़ा आश्चर्यजनक है कि भाई फिर अब आज उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग से एग्जिट कर दिया। तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने निवेशकों के लिए कई तरह की पहल शुरू कर दी है, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत जल्द हो जाएगी। इसके साथ ही कंपेंसेटरी लैंड बैंक का गठन भी बड़ा कदम है। हम लोग ने सिंगल विंडो सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ माह में वो चालू हो जाए और हम लोग एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकें जहाँ पे निवेशक को एक ही जगह राज्य में संपर्क करना पड़ा अपना निवेश करने के लिए। जाहिर है, जहां एक ओर सरकार निवेशकों को अपनी ओर खींचने के लिए हर उपाय कर रही है, वहीं रिलायंस का हाथ खींच लेना सिस्टम की उलझन को दर्शाता है। एक तरफ जहां झारखंड सरकार सूबे में निवेश को लेकर एक माहौल तैयार करने की कवायद में जुटी थी, तो वहीं दूसरी तरफ रिलायंस ने अपने पावर प्रोजेक्ट परियोजना से हाथ खींचकर सरकार के इन कोशिशों को करारा झटका दिया है। ऐसे में बात जब सरकार की साख की आई तो सरकार के भीतर से ही रिलायंस की मंशा पर कई सवाल खड़े किए गए। साथ ही साथ औद्योगिक नीति में भी कई तरह के बदलाव के संकेत दे दिए गए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। झारखंड को लेकर निवेश शब्द की चर्चा जैसे ही होती है, कैंसल एमओयूज और जमीन को लेकर विरोध ही ज़हन में आता है और सवाल फिर वही कि निवेश कैसे होगा। इस बार जो मामला है, आइए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। रिलायंस ने हजारीबाग के तिलैया में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए। ये सरकार के लिए बड़ा झटका है। रिलायंस का कहना है कि जमीन अधिग्रहण में समस्या आ रही है। साथ ही एक और बात कही गई, कंपनी ने ये भी कहा, या कंपनी ये कह रही है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर भी परेशानी हो रही थी या हुई है। इस मामले में सरकार सीधे तौर पर कंपनी को कटघरे में खड़ा कर रही है। झारखंड के जो मुख्य सचिव हैं राजीव गौबा, वो कह रहे हैं कि कंपनी के तर्क गलत हैं, यानी उनके हिसाब से सरकार कंपनी को पूरी तौर पर मदद दे रही थी। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बीच में ही रोकने की नौबत आ गई। आइए बताते हैं कि मुख्य सचिव ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है। मुख्य सचिव कह रहे हैं कि परियोजना के लिए रिलायंस ने फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए किसी तरह की कोई पहल नहीं की। उन्होंने जो बातें कही हैं वो आपको बता रहे हैं। जमीन के मुद्दे पर 2 मार्च 2015 को हजारीबाग में जन सुनवाई थी, लेकिन कंपनी की ओर से कोई भी इस सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद
15 अप्रैल को रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट ने हजारीबाग डीसी से मुलाकात भी की, लेकिन जमीन के लिए आवेदन देने के लिए 5 मई तक का समय मांगा। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ। 17 अप्रैल को ऊर्जा सचिव के साथ एक बैठक हुई और इस बैठक में भी कंपनी के लोगों ने जमीन को कोई मुद्दा नहीं बनाया, जमीन का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि रिलायंस की ओर से बिजली टैरिफ का मुद्दा उठाया गया और लागत में 16,000 करोड़ के इजाफा का हवाला देकर बिजली टैरिफ को रिवाइज करने की मांग की गई कि सरकार इस पर विचार करे। यानी सरकार कह रही है कि इन कंसर्न्स पर तो चर्चा हुई ही नहीं जो आज कंपनी कह रही है, और जिन पर चर्चा हुई उस पर पहल सरकार कर रही है। तमाम तकनीकी पहलुओं के बीच 2 बातें हमारे सामने, एक ये है कि ये प्रोजेक्ट अटक गया और दूसरा ये है कि सरकार सिंगल विंडो सिस्टम और कंपेंसेटरी लैंड बैंक के गठन की बात कह रही है। यानी फिलहाल राज्य को नुकसान हुआ। एक बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहा है। देखिए, एक बहुत ही बेसिक बात है, किसी भी राज्य या देश की तरक्की के लिए जो जरूरी है कि उसके जो लोग हैं या उसके लोग पढ़े लिखे हों, उसके लोग शिक्षित हों। अब सवाल झारखंड को लेकर है। बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक नहीं है। एक तो जो पढ़ रहे हैं उसके आधार पर रोजगार मिले, ये भी जरूरी है, क्योंकि डिग्री लेकर घूमने वालों की कोई कमी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अब आइए झारखंड के मसले पर। झारखंड में जो मैट्रिक का रिजल्ट आया इस बार, वो कई मायनों में अलग है। पहली बात यह कि झारखंड का रिजल्ट एक स्थापित मान्यता को चुनौती देता है। थोड़ा और सरल हिंदी में समझें तो आमतौर पर हम और आप यही मानते हैं कि जो इलाके विकसित हैं या जहां पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था है, वहां बच्चों के पास होने की संभावना अधिक रहती है। गांव में अभाव है, ये एक मान्यता है। झारखंड का रिजल्ट कहता है कि जो इलाके पिछड़े हैं उन्हीं इलाकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि शहरों में फिर क्या हो रहा है? क्या वाकई शहरों में शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा गिर रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ये सरकार और हर परिवार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इससे पहले कि इस पर और बात करें, आइए देखते हैं कि झारखंड में इस बार जो नतीजे आए हैं उसके आंकड़े क्या इशारा करते हैं। एक नजर डाल लेते हैं। साल 2015 में जो मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आया, यानी इस बार 71.20%, 71.20% रहा। पिछले 10 साल की स्थिति देखें तो पता चलता है कि ये तीसरी बार ऐसा है जब पास होने वालों की संख्या कम है, बेहद कम। अगर आप 2011 से इसकी तुलना करें तो पता चलता है कि 2011 में 69.31% पास हुए थे और 2012 में 67.35, यानी 2012 का रिजल्ट 2011 से भी ज्यादा खराब था। सवाल है कि इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पर जरा एक बार पीछे का पन्ना पलटिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। साल 2005 के बाद से अब तक की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक का परिणाम मात्र 2 बार ही 80% को पार कर सका। साल 2007 में मैट्रिक का परिणाम 83.37 रहा और 2008 में इससे आगे बढ़ते हुए 86.99% छात्र सफल हुए, 89% स्टूडेंट्स पास हुए। यानी 2008 से इस बार की तुलना करेंगे तो पता चलता है कि 15% का अंतर है। सोचिए, 15% अगर रिजल्ट में अंतर है तो उसके मायने क्या है? मतलब यह है कि 100 में से 15 बच्चों का रिजल्ट खराब है हर क्लास में, और ये हर क्लास के आधार पर है। मतलब 100 में से 15 बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ हर क्लास में, तो टोटल क्लास के हिसाब से जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि व्यवस्था ही चौपट। हालांकि सरकार ये कहती रही कि पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। सरकार अपनी तरफ से गंभीर होने की बात भी कहती रही है। नियमों से अलग सच्चाई लेकिन आज आपके सामने इस बार जो रिजल्ट आए हैं इससे माननीय संतुष्ट नजर आते हैं। दरअसल सवाल देखिए माननीयों के संतुष्ट होने से आगे का है। सवाल है कि नक्सल प्रभावित इलाकों का रिजल्ट बेहतर होना क्या संकेत देता है? क्या यह मान लिया जाए कि राजनीतिक उपेक्षा के शिकार ये इलाके अब इस बात को समझ चुके हैं कि नारों या वादों से इलाकों का कुछ नहीं होगा? अगर अब बदलाव चाहिए तो पहल खुद करनी होगी। तथ्य क्या कहते हैं, एक नजर उस पर भी डालिए। अति नक्सल प्रभावित जिला चतरा का रिजल्ट रहा है 82.72% और यह जिला पूरे राज्य में पहले पायदान पर है। दूसरे स्थान पर है पूर्वी सिंहभूम जो सीएम का गृह जिला है। तो पूर्वी सिंहभूम की बात करें, रिजल्ट है 72.50%। शिक्षा मंत्री की बात करें तो झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव का गृह जिला कोडरमा 68.85%, 68.85% के साथ 16वें स्थान पर है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात बताना चाहेंगे आपको, सबसे अहम बात यह है कि इन जिलों के आगे रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका जैसे जिलों का परिणाम बहुत ही छोटा रहा। आइए अब बात करते हैं जात के आधार पर। हालांकि इस आधार पर चर्चा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी राजनीति का एक तर्क यह है कि पिछड़ों का विकास करते हैं तो आपको आंकड़े बताना जरूरी है।
झारखंड में सामान्य जाति के छात्र जो पास हुए हैं वो 77.86% रहे। अनुसूचित जाति के 63.86% पास हुए और अनुसूचित जनजाति के 65.86% छात्र सफल हुए और अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिशत रहा 74.54। यानी एक नजर में देखें तो पिछड़ों के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। दिलचस्प ये है कि जैसे आमतौर पर मध्यम वर्ग हर जगह पिसता नजर आता है, इस मामले में भी यही हाल। हालांकि जातियों का कोई मध्यम वर्ग नहीं होता, फिर भी अगर कोई पैमाना मान ले हम और आप, तो अनुसूचित जाति के छात्र सबसे पीछे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि झारखंड सरकार की आंखें खोलने के लिए ये आंकड़े काफी होने चाहिए। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो केवल परीक्षा आयोजित करने का कोई मतलब नहीं। आज डीएनए में इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।